हेलो बच्चों, शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ देखेंगे कि दो चार्ज हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, उनके बीच में लगने वाला फोर्स यहाँ तक क्या था, F था। ठीक है, तो पहले अगर जब F फोर्स लग रहा हो तब F इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये K क्यू क्यू यानी Q1 Q2 का मतलब क्यू क्यू यानी क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस में R मान लिया। ठीक, ये हो गया। अब क्या कह रहा, आर प्लेस्ड सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी। ए से 25% चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो गया, बी पर। मतलब पहले वाला चार्ज को मैं Q1 मान रहा हूँ, तो Q प्लस Q में से 25% ऑफ Q का 25% किस में ट्रांसफ़र हो गया, ये यहाँ से 25% कम हो गया, यानी कि Q माइनस Q बाई क्या हो गया, ये 4। और Q बाई 4 तो इसे आपने सॉल्व करा तो आपका क्या आ गया, ये 3Q बाई 4। ठीक है, Q1 हो गया आपका 3Q बाई 4। सिमिलरली Q2 पर आते हैं। Q2 में क्या हुआ, ये सारा चार्ज कहाँ चला गया, Q2 में। तो यहाँ पर माइनस यहाँ Q बाई 4 था तो यहाँ पर भी प्लस Q बाई 4 हो गया, तो -4Q, तो ये हो गया -3Q बाई 4। तो अब आपका जो फोर्स हो गया ये F डैश इज इक्वल्स टू K। अब Q1 Q2, Q है आपका 3Q बाई 4 और 3Q बाई 4, ये हो गया 9Q स्क्वायर बाय 16 अपॉन R स्क्वायर। दोनों में कितना डिफरेंस आया, दोनों में डिफरेंस आया 9/16 का। तो इसका ऑप्शन हो गया सी वाला आपका 9/16 F। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपका, ए होलो मेटल स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। ये यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्पेयर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, ये आर रेडियस का है और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर आपको देखना है। देखो, तो अलग अलग ऑप्शंस को अप्लाई करके अलग अलग तरीके से देखा जाएगा, पर मैं इसको डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ। आर लेस देन आर, मतलब ये जो कैपिटल आर हैं इससे स्मॉल आर का वैल्यू अगर कम हुआ तो उस कंडीशन में, यानी कि अंदर यहाँ पर आपका पॉइंट है, उस कंडीशन में यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 होगा। अब आर ग्रेटर देन आर लेके चलेंगे, इस सिचुएशन में आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर स्मॉल आर के प्लेस पर, कैपिटल आर के प्लेस पर आपने क्या लिख दिया, अब स्मॉल आर। अब ये आर का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा हुई, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होना है, डिक्रीज़ होना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो गया, डिक्रीज आर इज डिक्रीज। ठीक है, 0 होगा और डिक्रीज होगा आर इंक्रीज करने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन अपन ने वही लिए हैं जो कि ओल्ड्स एग्जाम में आए हैं। थर्ड वाला है, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटीज प्लस लैम्बडा और माइनस लैम्बडा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस टू आर इन द फ्री स्पेस। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। देखो, ये दो इनफाइनाइट लाइन चार्जेस अपन ने ले ली और दोनों के ऊपर, इस पर प्लस लैम्बडा है और इस पर माइनस लैम्बडा है, और मिड पॉइंट पर यानी यहाँ बीच में कहीं आपको देखना है, निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो देखो, प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपन देखते हैं ये, ठीक है, और इसके लिए इसको E1 दे देंगे। माइनस के लिए देखो ऐसे होगा, यानी कि E2। ठीक है, अब दोनों का डायरेक्शन अपने पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक, तो दोनों का क्या हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। पर एक लाइन चार्ज के लिए जो E1 है या E होता है वो होता है आपका लैम्बडा अपॉन
2 पाई एस्पाइलॉन नॉट आर, जो भी डिस्टेंस होती है आपकी। यहाँ पर ये वाले डिस्टेंस को, दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को 2r गिवन है, तो मिड वे तक कितने आर हो जाएगी। तो अब ये देखो, अगर मैं इसको क्या करना चाहूँ, E1 के लिए देखना चाहूँ, तो मैं यहाँ 2 से इंटूग्राई कर दूँ, तो ये हो गया आपका 4 एस्पाइलॉन नॉट आर। तो अब E1 हो गया आपका, देखो 2 है लेमड़ा 4 पाई एस्पाइलॉन नॉट, यहाँ पर आप केवल स्मॉल आर प्लस फिर 2 लेमड़ा अपॉन 4 पाई एस्पाइलॉन नॉट आर, दोनों को आप ऐड करके देखें तो 4 लेमड़ा अपॉन 4 पाई एस्पाइलॉन नॉट आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो लेमड़ा अपॉन पाई एस्पाइलॉन नॉट आर। कौन सा ऑप्शन आ रहा बच्चों, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन आते हैं, फोर्थ वाले की तरफ। फोर्थ वाला आपका है, एन इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस एज in a uniform vertical upward directed electric field E. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude same. Proton is allowed to fall from rest it through vertical distance h. The time fall of electron in comparison to time fall of proton. टाइम निकालना है और उसको किससे कंपेयर करना है, प्रोटॉन के टाइम फॉल को इलेक्ट्रॉन के टाइम फॉल से कंपेयर करना है। तो एच हाइट से अपन ने क्या, अपना इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है जो रेस्ट पोजीशन से आया है। तो जब भी अपन कर रहे हैं तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्टिकली अपवर्ड है, तो मेरी बात सुनो, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स तो अप्लाई हुआ, फॉल हुआ मतलब एक्सेलरेशन एफ अपॉन एम, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो एम ई लिख देंगे डिफरेंट देंगे, तो एफ की जगह हो गया आपके पास क्यू ई और अपॉन में एम ई। अब मुझे यहाँ पर रेस्ट से आया मैं, तो रेस्ट पोजीशन में जब आप थे तो आपका u क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पर मैं मोशंस का इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का आप यूज़ करके टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो s है मतलब डिस्टेंस है वो कितनी है, h हाइट से आपका इलेक्ट्रॉन फॉल हुआ है, इसीलिए इसके लिए अब जब टाइम के लिए आप इस फार्मूले में u की जगह 0 पुट करके और t निकालेंगे तो अंडर रूट क्या आ जाना है 2h अपॉन ए। ओके, अब आप a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2HME अपॉन ये हो जाएगा QE अपॉन होगा तो ME ऊपर चला गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है ये T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल AME। सिमिलरली अगर इसका ठीक रिवर्स कर दिया है प्रोटॉन को, ये देखो, प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इट थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस h, है ना, तो ये बिल्कुल ठीक रिवर्स है, इसका रिवर्स बता रहा है ना, रिवर्स ऑर्डर में पूरा प्रोटॉन के लिए देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन के लिए देखा वही प्रोटॉन के लिए देख रहे हैं। तो टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर मैं एम पी लिख लूँ। अब हमें पता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कम होता है कंपेयर में मास ऑफ प्रोटॉन के, इसीलिए ये जो होगा यहाँ पर, तो मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स टेकन स्मॉलर टाइम, तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन, क्या हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन टेकन स्मॉलर टाइम, ये कम टाइम लेगा, तो इसका ऑप्शन सही हो गया आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पैरेलल। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए फार्मूला तो हमारे को पक्के से याद है कि क्या होता है, इसका जो फार्मूला है आपका बच्चों क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2c हो गया। ठीक, अब आता है देखो, ये इनिशियल स्टोरेज कैपेसिटी की बात करी अपन ने, जो कैपेसिटर इज चार्ज है बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड पैरेलल। क्या कर रहे हैं अपन, आफ्टर रिमूविंग द बैटरी और अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो चार्ज हो जाएगा, जैसे आपने करा तो चार्ज, एक अनचार्ज करा है तो चार्ज क्या होगा आपका, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज था और एक अनचार्ज था, तो दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आधा आधा हो जाएगा, यानी Q/2 हाफ हाफ दोनों के पास आ गया। तो इस कंडीशन में अब अपन टोटल एनर्जी की बात करेंगे, तो टोटल एनर्जी आपकी होगी बच्चों, Q की जगह आ जाएगा Q/2 का ये आपका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2c, यहाँ पर भी ये आपका Q/2 का स्क्वायर अपॉन 2c हो जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन जो है 4c, है ना, तो ये फाइनली आपका कैलकुलेशन के बाद आया हुआ है। तो
अब आप इसमें देख रहे हैं कि भाई कौन सा कितने टाइम से, तो इसमें देखो आप इनिशियल और फाइनल के बीच में आपका कितने फैक्टर का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो 2 फैक्टर, क्योंकि डिवाइड में 2 फैक्टर, ये देखो आप 2 का 4 हुआ, तो डिवाइड में 2 फैक्टर आपके क्या हुए, कम हुए, यानी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 फैक्टर आपके डिक्रीज हो जाते हैं। अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या लिख रहा है देखो, सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट स्लाइटली, वन ऑफ देम इज ई और the other is E plus del E. तो net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom placed at a distance d are much greater than atomic size, a part is 0, then del E is the order of given mass of hydrogen। ये यहाँ पर हाइड्रोजन का अपन मास यहाँ पर गिवन है। तो देखो क्या हो गया, समझिएगा। नेट चार्ज देखते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन, नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पर जो नेट चार्ज हुआ वो अपन ले रहे हैं यहाँ पर, देखो डेल ई। क्यों, देखिए आप यहाँ पर सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट स्लाइटली, वन ऑफ टाइम कितना -e और अदर पर कितना E प्लस डेल ई। तो दोनों के बीच जो नेट चार्ज हो गया टोटल E प्लस डेल ई और -e, तो -e से -e कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, डेल ई। अब जितना रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उतना ही आपका क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो गया। दोनों इक्वल हैं। अब दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फार्मूला आपके पास था क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। यानी कि जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 × 10⁹, और एक चार्ज हो गया आपका डेल ई, दूसरा चार्ज आपका हो गया यहाँ पर फिर अगेन से डेल ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात हो रही है, अपॉन यहाँ पर आप दोनों का डिस्टेंस r² लिख दिया। फिर इधर बात करें तो ग्रेविटेशन जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू है 6.67 10⁻11 इंटू, अब जो आप बात करेंगे यहाँ पर मास की, तो कितना हो जाएगा 1.67 10⁻27 स्क्वायर। ये जो आपको हाइड्रोजन का मास यहाँ पर पहले ही दे दिया, स्क्वायर अपॉन r²। अब इन 100 को अगर कैलकुलेट कर लें, r² से r² कैंसिल कर दें, इसको डिवाइड में भेज दें, और जैसे कि कैलकुलेट अगर आप करेंगे डिवाइड में भेज कर उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया था, तो इस कंडीशन में आपका जो आएगा टोटल स्क्वायर रिमूव कर, डेल स्क्वायर हो जाएगा, और रिमूव करने के बाद जो आएगा वो टोटल 10⁻37 के आसपास आएगा। वैल्यू से कोई काम नहीं है, जो पीछे 10 में आएगा वो देखेंगे, तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, 7th वाला। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सपीरियंस टॉर्क 4 न्यूटन मीटर। तो जो आपका एंगल है यहाँ पर 30 डिग्री है और इंटेंसिटी है आपकी 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर, और टॉर्क हो गया आपका यहाँ पर 4 न्यूटन मीटर। तो अब चार्ज ऑफ द डाइपोल चाहिए आपको, तो आपके पास फार्मूला बताया, आप याद है आपको, टाउ इज इक्वल टू होता है PE sin थीटा, ठीक। अब टाउ आपके पास है 4 और P × E आपका है 2 × 10⁵, और साइन आपका हो गया ये 30, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो देखो आपका ये हो गया P × 2 × 10⁵, इसकी जगह 1/2 कैंसिल करोगे आप, और ये के कहाँ चला जाएगा, P का P आ गया आपका टोटल, P इज इक्वल टू 4/2 × 10⁻, ये हो जाएगा, तो 2 से यहीं कैंसिल कर दो, ये हो गया 2/10⁵, यानी 2 × 10⁻⁵। और चार्ज का फार्मूला होता है Q × अपन डिस्टेंस लेते हैं यानी 2a लेते हैं, तो 2a × 2 × 10⁻⁵ डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻²। तो ये इससे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² ऊपर जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 जो है Q × 2a
और पहले यहाँ पर आपका ये 4 था, है ना, 2 से कैंसिल हो गया, सॉरी ये 4 ही है आपका यहाँ पर, तो ये 4 है ना, तो 4 है तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो 2 इंटू आपका क्या आ जाएगा, ये 10⁻3। तो ये आपका या 2 जो है आपका मिली कूलम यहाँ पर आ गया है। बहुत इजी था, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 8 वाले की तरफ बात करें। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया है प्लेट सेपरेशन D and capacitance C filled with 4 dielectric material having dielectric constants आपको यहाँ पर गिवन है। टोटली तीनों ही जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपको दिखाई देंगे, ये है K1, ये K2 और ये K3। और सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू बी यूज्ड हैव अ सेम कैपेसिटर C एज अ कैपेसिटर इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज गिवन बाय। देखो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास पैरेलल है और विद देम कंडेंसर ऑफ डाइलेक्ट्रिक K4 सीरीज ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटी C। कंडेंसर्स अपन जो कनेक्ट करते हैं इसके लिए आपने क्या ले लिया, जो आपका कंडेंसर्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K4 इस सीरीज में है। इक्विवेलेंट कैपेसिटी अपन C लेके अगर चलें और सबके लिए अलग अलग निकालें तो देखो 1/C, ये तीनों जो आपस में है ये तीनों तो ऐसे ऐड हो जाएंगे, तो C1 + C2 + C3 + 1/C4। ठीक, अब C1 अगर आप निकालना चाहें तो C1 आपका फॉर्मूला होता है A∈K/D। तो A/3 डिवाइड हो गया, तो A∈K A/3D/2। डिस्टेंस आपका क्या हो गया, अब D/2 हो जाएगा, आधा आधा अपन बांट के चल रहे हैं ना, D/2 ये आधा पोर्शन अपन देख रहे हैं, तो इसके लिए अपन D/2 हो गया। फिर C2 के लिए भी यही आएगा ऐसा कैसा, ठीक है, और C3 के लिए भी यही आएगा और C4 के लिए भी यही आएगा। ठीक है, चारों के लिए अपन ने लिख लिया और ये वैल्यू को आपको कहाँ पुट कर देनी है, इस फार्मूले में। तो इस फार्मूले में अगर आप पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2/K और 3/K1 + K2 + K3 और 1/K4, यानी ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 9 वाले की तरफ। ठीक है, 9 वाला है ABC आर 3 पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। अपने को बताना भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के लिए जो फार्मूला होता है वो हम सभी को पता है, 1/4πε0 और आपने जो देखा है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में जो रिलेशंस होता है dV/dx आता है। ठीक है, और अपने को यहाँ पर जो देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है। ठीक है, तो E/dx हो जाएगा। ठीक है, dV = E/dx, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई होगा, तो जिसकी ज़्यादा। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के ये डिस्टेंसेस यहाँ इस पॉइंट पर देख रहे हैं, इस पॉइंट पर देख रहे हैं या इस पॉइंट पर देख रहे हैं, तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो किसका डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है अपने पास, बी वाले का, तो मैक्सिमम कहाँ होगा आपका, बी पर होगा, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, सी वाला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज Q। देखो चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, Q = आपने पढ़ा है ±NE वाला। चार्ज कंजर्व्ड होते हैं, ये भी आपने पढ़ा, और एडिटिव क्वांटिटी होती है, ये भी पढ़ा। बस नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, ये गलत हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं चार्जेस को। इसलिए आपका जो इसके लिए जो क्वेश्चन से आंसर हुआ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ, वो आपका कौन सा हुआ, डी वाला। ठीक है, इसी टाइप से अपन आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।